हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम देखने वाले हैं अपनी NCERT 10th क्लास साइंस का सेकंड वीडियो। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो आज हमारा इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है, यानी कि सेकंड पार्ट। आज हम देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर 1 का सेकंड वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही बारीकी तरीके से कि इस चैप्टर में है क्या, होता क्या है। हेलो, आज हम देखने वाले हैं NCERT 10th क्लास साइंस का सेकंड वीडियो हमारा। पिछली वीडियो में हम बहुत कुछ जान चुके थे। आइए अब अगली वीडियो में जो मैं आज बना रहा हूँ, जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिस मत कीजिएगा और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िएगा मन लगा करके। देखिए, इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, कुछ इम्पोर्टेंट थॉट्स हैं। जैसे ये चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो होता है रासायनिक अभिक्रिया। नाम ही रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो हम रासायनिक अभिक्रिया को भी देखेंगे और रासायनिक समीकरण को भी हमें कवर करना है। जी हाँ, तो देखिए सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ, परिभाषा मैंने लिख दी है, अब इसको नोट करना चाहें इसको नोट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें कुछ तथ्य हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो यही है कि इन्होंने कहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। लेकिन पहले क्या कहा गया, जब दो या दो से अधिक, यानी कि इन्होंने इसके अंदर, इस अभिक्रिया के अंदर, परिभाषा के अंदर शर्त रख दी है कि दो या दो से अधिक पदार्थ होना क्या है, आवश्यक है, जरूरी है। आवश्यक है, जरूरी है, जबकि ऐसा नहीं है। उसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है, ये जो हमारा एग्जाम्पल है, इसमें ये एक पदार्थ है CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को है तो एक पदार्थ है, और जब इस एक पदार्थ को गर्म करते हैं और गर्म करने के पश्चात ये क्या करता है, उसके बाद में हमें कैल्शियम ऑक्साइड देता है और प्लस कार्बोनेट देता है, यानी कि हमें क्या देता है, कार्बोनेट दे देता है। यानी कि एक पदार्थ ने दो पदार्थों का निर्माण किया है। तो ये बात थोड़ी गलत साबित हो रही है, सही ये भी है और सही वो भी है, दोनों ही सही है। जैसे आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, अगर उन्होंने ये वाली परिभाषा लिखाई है तो आप इसी को लिख सकते हैं, और जो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा समझा रहा हूँ, उसको भी आप कवर कर सकते हैं। और यहीं पर अब हम देखते हैं, जैसे कहा है दो से अधिक पदार्थ क्या मिलकर एक या एक से अधिक, तो एक पदार्थ है या फिर एक से अधिक, एक पदार्थ भी बन सकता है और एक से अधिक भी बन सकता है। वो कैसे, जैसे हमारे पास कार्बन है, कैल्शियम, और ये क्या है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि CO2 बनाते हैं, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो क्या हुआ, एक पदार्थ बना दिया, एक पदार्थ यहाँ पर बन गया है। तो ये दोनों ही बातें हमारे समझ में आ गई होंगी, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर बता देता हूँ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, देखिए जब दो पदार्थ हों या दो से अधिक हों, तो ये जो बात है ये यहाँ पर थोड़ी गलत साबित हो रही है। पूरी गलत नहीं है, कुछ गलत हो रहा है, सही भी है और सही नहीं भी है। ज़्यादातर यही परिभाषा आपको आपके टीचर लिखवाते भी हैं और बहुत जगह ये आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक बार फिर आप देख लीजिए, दो या दो से अधिक
तो यह तो शर्त है जब दो या तो दो होगा या फिर दो से अधिक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने एक पदार्थ देखा है और एक पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं और वो क्या करता है, एक पदार्थ से अनेक पदार्थ बना देता है, यानी कि यहाँ पर दो पदार्थ बना देता है। तो ये बात गलत साबित होती हुई दिखाई पड़ रही है। और फिर उसने क्या कहा है, उसने कहा है दो से अधिक पदार्थ। अब एक पदार्थ ये है और दूसरा पदार्थ ये है। एक से अधिक पदार्थ आपस में जब क्रिया करते हैं, दोनों आपस में जब क्रिया करेंगे तो क्या करेंगे, ये एक पदार्थ बना देंगे मिलकर, एक या एक से अधिक। तो यहाँ पर एक पदार्थ बना दिया। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम दूसरा वीडियो यानी कि दूसरे पॉइंट हम देखते हैं इस चैप्टर का और इसको थोड़ा समझते हैं। अब देखिए इसमें हम देखने वाले हैं इसका अगला पॉइंट, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया हमने समझ ली है। अब सेकंड पॉइंट हमारा वही था कि रासायनिक समीकरण असल में होती क्या है। तो हम अब रासायनिक समीकरण पढ़ने वाले हैं। बहुत मन लगा करके पढ़ना है, डरना नहीं है। केमिस्ट्री है यार, केमिस्ट्री तो है, कुछ डरने की बात नहीं है। रासायनिक समीकरण अभिकारकों और उनके उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्र के साथ सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहा जाता है। दैट्स ऑल। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत इजी है, समझने का खेल है सिर्फ। जी हाँ, समझने का खेल है सिर्फ। वो कैसे होगा? अब पहले सबसे पहले बात करते हैं कि इस रासायनिक समीकरण में क्या है। इसका रासायनिक समीकरणों में क्या है, इनके उत्पादों के, एक तो रस क्या है, इनके उत्पाद, अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं अभिकारक। अभिकारक, अब देखना गौर से कि अभिकारक क्या है कि उत्पाद क्या है, बहुत अच्छे से देखिए। अभिकारक वो होते हैं जो आपस में, यानी कि वो पदार्थ जो आपस में क्रिया करते हैं। वे पदार्थ जो आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। कैसे? जैसे मैग्नीशियम, ध्यान से देखना, जैसे मैग्नीशियम हो गया है और प्लस इसके साथ में क्या लिख दूं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, और ये मैंने लगाया तीर का निशान। जब मैंने ये तीर का निशान लगा दिया, अब इसके बाद जो आता है वो आता है उत्पाद। इसके बाद आएगा उत्पाद, और उत्पाद में क्या होगा, उत्पाद में इसका ये आपस में जो भी क्रिया करेंगे उनसे इन दोनों से मिलकर एक नया पदार्थ बनता है, तो वो उत्पाद कहलाता है। तो उत्पाद में हमारे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि MgO। MgO बन गया है। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि अभिकारक वो हैं जो आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वह उत्पाद कहलाता है। यानी कि अभिकारक वह हैं जो आपस में मिलकर क्रिया करते हैं और उनसे मिलकर जो पदार्थ बनता है वो उत्पाद कहलाता है। यानी कि अभिकारक जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन के बाद में आफ्टर रिएक्शन ही इज मेड अ न्यू प्रोडक्ट, वो नया प्रोडक्ट बना देगा। कैसे बनाएगा ये हमने बता दिया कि ये क्या था, मैग्नीशियम। यानी कि मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम को बोलते हैं हम Mg प्लस, और दूसरा क्या था ऑक्सीजन O2, दूसरा ऑक्सीजन हो गया O2। ये हमने एरो का निशान लगाया, आपस में यहाँ पे क्या कर रहा है, आपस में एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं। आपस में जब एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं तो इसने क्या बना दिया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। और जब इसने यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया है, अब क्या आप बता सकते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित है? बताइए भाई, इधर मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है,
इनमें परमाणुओं की संख्या क्या बराबर है? बताइए, इनमें परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं है? जी नहीं, ये संतुलित नहीं है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कंकाली समीकरण। इसको कंकाली समीकरण बोला जाता है। अब इस कंकाली समीकरण को समझने के लिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूं यहां पर, थोड़ा समझना है। तो ये कंकाली समीकरण हो गई हमारी। लेकिन अगर हम Mg प्लस O2 और MgO को संतुलित करें, अगर हम इनको संतुलित करते हैं तो संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए? यानी कि ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? ऑक्सीजन 2 है और वहां पर कितना है? 1 ऑक्सीजन है। तो परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। और रूल ये कहता है कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर यानी कि इक्वल होनी चाहिए, तब हमारी रासायनिक समीकरण क्या होती है? संतुलित होती है। तो इसको देख लेते हैं। अगर हम यहां पर 2 कर दें तो कितना हो गया? 2Mg हो गया। और अगर हम यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करा दें कितना हो गया? या अब ये संतुलित हो गई है, यानी कि 2 मैग्नीशियम इधर है और 2 मैग्नीशियम इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर है। बात आ गई होगी समझ में कैसे हुआ? तो वो जो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होती है उन्हें हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। और उनको संतुलित करने के लिए हमें परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ यानी कि अभिकारकों और उत्पादों की तरफ जो परमाणु की जो संख्या होती है उसको इक्वल करना होता है, उसको बराबर करना होता है। अब इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं। अब जैसे ये क्या होता है, यानी कि हम बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये राइट हैंड साइड होता है। यानी कि अगर हम इसको और भी समीकरण में हम देखेंगे बहुत आगे, इनको संतुलित करेंगे वो मैं सिखाऊंगा आपको। ये लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये राइट हैंड साइड होता है। यानी कि इसकी और इन दोनों के दोनों तरफ के जो परमाणुओं के जो संख्या होती है, एटम की जो संख्या होती है, उनको बराबर करना होता है, इक्वल करना होता है, तब जाकर के हमारी रासायनिक समीकरण संतुलित होती है। तो ये रासायनिक समीकरण हमारी क्या हो गई? संतुलित समीकरण। ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई है। आइए अब आगे चलते हैं थोड़ा इस वीडियो में और कुछ सीखते हैं, कुछ नया। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें एक पॉइंट और आता है कि शब्द समीकरण होती क्या है। तो शब्द समीकरण आपके सामने है, ये आपको आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। और ये तभी आ सकता है अगर आपने यानी कि अपनी प्रीवियस क्लास 9th क्लास बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हो। अगर आपने उसको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आपको सब याद होगा। 10th क्लास में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको ये याद नहीं है तो याद रखना आपको थोड़ा दिक्कत होने वाली है 10th क्लास में। तो अभी से आप तैयारी की। आइए इस चैप्टर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं और अब देखते हैं इस चैप्टर की कुछ रासायनिक समीकरण। क्या ये रासायनिक समीकरण आपको दिखाई दे रही है? ये संतुलित है? बताइए, क्या ये संतुलित है या नहीं है? जी हाँ, ये रासायनिक समीकरण संतुलित है, क्योंकि ये इधर आयरन जो है, इधर कितने 3 आयरन है और इधर ऑक्सीजन कितने हैं? देखिए ऑक्सीजन कितने हैं? इधर 4 हैं, तो इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। आयरन कितने हैं? 3 हैं। और इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 4 2 8 और 4 2 8। इधर भी हाइड्रोजन कंप्लीटेड है, यानी कि रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित है, यानी कि बैलेंस्ड है। लेकिन इसको और विस्तार पूर्वक यानी कि सूचना पूर्वक बनाने के लिए हमें इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स यानी कि कुछ साइन लगाने पड़ते हैं। वो साइन मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से हैं, और इसको हम अच्छे तरीके से याद भी कर सकते। जैसे आयरन जो होता है वो सॉलिड होता है कि गैस होता है, लिक्विड होता है, एक्वस होता है, जलीय घोल होता है, क्या होता है? देखिए आयरन हमारे पास में जो है, आयरन क्या है? सॉलिड है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम
लिख देते हैं एस, यानी कि सॉलिड। ऑक्सीजन क्या है? गैस है, ये गैसीय अवस्था में है। Fe3O4 ऑक्सीजन, ये कौन सी उसमें है? तो ये कौन सी अवस्था में है? तो इसको हम कौन सी अवस्था में लिखेंगे? इसको भी हम, ये सॉलिड अवस्था में है क्योंकि इसमें आयरन है, ये सॉलिड अवस्था में हो गया। और ये हाइड्रोजन क्या है? ये भी गैसीय अवस्था में है। तो ये चीजें हमें लगानी पड़ती हैं। कैसे? देखना, जब सॉलिड कोई चीज होती है, तो ठोस जो चीज होती है उसके लिए हम लगाते हैं एस, और जब कोई गैसीय चीज होती है उसके लिए लगाते हैं हम जी, और जब कोई लिक्विड चीज होती है, घोल होता है, तो लगाते हैं एल, और जब जलीय घोल होता है, पानी में जो जलीय घोल होता है उसको हम लगाते हैं एक्वस, AQ। ये बातें आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये कौन सी अवस्था में है? तो ये गैसीय अवस्था में है। और हाइड्रोजन, ये भी गैसीय अवस्था में है। और CH3 और OH ये कौन सी अवस्था में है? ये यहाँ पर लिक्विड अवस्था में, इसलिए हम इसमें L कर देते हैं, L लगा देते हैं। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर हमें, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल का यूज हुआ है, तो जब रासायनिक समीकरण होती है, कुछ अभिक्रिया कराने के लिए हमें कुछ सूर्य का प्रकाश दिया जाता है, या हम कह सकते हैं कि दाब दिया जाता है, उत्प्रेरक दिया जाता है, और बहुत सारी चीजें हम इसमें देते हैं, यानी कि ताप, दाब, उत्प्रेरक, यानी कि ताप, दाब, उत्प्रेरक। जी हाँ, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सूर्य का जो प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है और क्लोरोफिल का यूज हुआ है, लेकिन यहीं पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 320 एटम के लगभग इस पर क्या है? दाब है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पर दाब है, यानी कि जो एरो का जो निशान आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर या फिर नीचे हम ताप और दाब को, उत्प्रेरक को दिखा सकते हैं। यानी कि उत्प्रेरक कौन सा हो सकता है? प्लेटिनम हो सकता है, PT हो सकता है, PT, तो इसको हम दिखा देंगे। जैसे यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश का यूज किया गया है और क्लोरोफिल का यूज किया गया है। अब जैसे 6CO2, 6CO2 ये कौन सी अवस्था में है? यहाँ पर ये हम बता सकते हैं कौन सी अवस्था? 6CO2 तो गैसीय अवस्था में। H2O, 12H2O ये कौन सी अवस्था में है? ये लिक्विड अवस्था में है, तो हम क्या लिख देंगे? L लिख देंगे। C6 ये कौन सी अवस्था में है? या फिर H12O6 ये कौन सी अवस्था में है? ये भी हम लिख सकते हैं। जैसे 6O2 हो गया, ये कौन सी अवस्था में है? ये एक्वस अवस्था में है, यानी कि ये यहाँ पर क्या है? गोल है, AQ, एक्वस अवस्था में। जैसे CH2O, CH2O को क्या में लिखा गया है? ये लिक्विड अवस्था में है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। इस चैप्टर में यही हमने पढ़ना है, और इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो हमारा अगली वीडियो से स्टार्ट होने वाला है। तो कुछ बेसिक चीज़ें थी आपको इस चैप्टर के शुरुआत में बताने के लिए। तो इस चैप्टर को देखिए, सबसे पहले मेरी फर्स्ट वीडियो आपको देखनी पड़ेगी ये वीडियो समझने के लिए। सबसे पहले आप मेरी फर्स्ट वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को आपने देखना है। तो हम बात करेंगे अगली वीडियो में इसके मेन चैप्टर की। तो तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं।